लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा। लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन तो अभी रहेगा। अगर वफाक इससे रजामंद हुआ, बड़े शहरों को कम से कम जो 6-7-8 शहर हैं उसको हम एग्जेम्पशन देंगे जनाब इन 6 नकाती पूरे प्लान के हवाले से। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। दुनिया में कोरोना केसेस 39,50,000 हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो केसेस की तादाद 26,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अमवात की बात की जाए तो दुनिया भर में 2,71,790, जबकि पाकिस्तान में 611 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अगर हुकूमती पोर्टल covid.gov.pk पर बात करें और इसके दिए गए जो अदाद-ओ-शुमार हैं उनको देखें तो ये बात सामने आती है कि 1 मई के बाद से रोज़ाना 1,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कल यानी कि 7 मई को अगर आप देखें तो 1,764 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 40 के करीब अमवात हुई हैं। इन आदाद-ओ-शुमार के होते हुए लॉकडाउन में मरहलावार कमी करने के वफाकी हुकूमत के फैसले को हेल्थ एक्सपर्ट्स की जानिब से एक बड़ी गलती करार दिया जा रहा है। मौशी मुश्किलात हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉकडाउन में नरमी वो भी इस उम्मीद पर कि अवाम हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करेंगे। क्या ये मुमकिन होगा और क्या ये फैसला हकाइक पर मबनी है या नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम के जो दूसरा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे कि नैब का किरदार, नैब की जो किरदार है उस पर PTI की मरकज़ और पंजाब में जो अहम इत्तेहादी हैं काफ लीग, उनकी जानिब से जो उठाए गए सवालात हैं उन पर हम बात करेंगे। क्यू लीग लाहौर हाई कोर्ट में नैब के सियासी किरदार का गिला लेकर जो है वो पहुंची है और चेयरमैन नैब की जानिब से प्रेस रिलीज़ में इसकी वजाहत देते हुए कहा गया है कि नैब के खिलाफ मीडिया प्रोपेगेंडा जो है वो हो रहा है और सियासी जमातें किसी किस्म का नैब जो है वो किस किस्म का नैब जो है वो चाहती हैं, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी से पूछेंगे कि क्या आड़े आ रही हैं चीज़ें, क्यों नहीं नैब कवानीन जो है उनमें तब्दीली की जा रही। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो पहले आपको मेहमानों का जो है वो तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। कुछ ही देर में डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बल्कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं रमेश कुमार साहब से करती हूँ। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिंध का तो मैं हवाला देती नहीं, क्योंकि एक सिंध और वफाक की एक टसल जब से कोरोना केसेस जो है वो सामने आए तो हमें नज़र आ रहा है। मैं बलूचिस्तान, जहां आपकी जो है वो इत्तेहादियों के साथ हुकूमत है, उनका हवाला आज देती हूँ। आज वहाँ DG हेल्थ ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी 11 जून तक अगर लॉकडाउन जो है वो उसमें नरमी की जाती तो 11 जून तक जो तादाद है केसेस की वो 11 लाख तक पहुँच सकती है और इसी उस पर अगर चलते रहे तो दिसंबर तक 95 लाख तक जो है वो केसेस जा सकते हैं। हेल्थ सिस्टम वहाँ पे आपको पता है उसका क्या निज़ाम है, वो कोलैप्स कर जाएगा, बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर जाएगा एंड हम उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। यास्मीन राशिद साहिबा एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार वो कहती हुई नज़र आई हैं कि लाहौर में केसेस बहुत ज़्यादा हैं और लाहौर जो है वो हब बनने जा रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी पीक अभी आई ही नहीं है, पीक आ रही है, हम उस तरफ गामजन है और ये फैसला तबाहकुन जो है वो साबित हो सकता है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जो ये फैसला किया गया है इसकी जो मईशत पे इसके जो इफेक्ट्स हैं उस पर बाद में बेशक बात करेंगे, लेकिन ये बताइए आप समझते हैं कि सही फैसला है, इज दिस द राइट टाइम टू ईज द लॉकडाउन? मैं डॉक्टर मारिया, आप भी डॉक्टर हैं, मैं समझता हूं कि आज जो डिसीशन जो कल किया गया है इसको मैं कहूँगा राइट डिसीशन एट राइट टाइम पे किया गया है। उसकी वजह ये बताऊं, बीइंग ए डॉक्टर मैं समझता हूं इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है। उस लॉकडाउन को हमने 20 मार्च से लेके आज तक जो 14 दिन का साइकिल होता है, 12 से 14 दिन का, वो 1, 2, 3, 4 मरतबा गुजर चुका है। कितने दिन हम लॉकडाउन और कर सकते हैं? दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट को हमेशा वो पॉलिसी मुर्तब करनी चाहिए जो इम्प्लीमेंटेबल हो, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती वो नहीं करनी चाहिए। लोगों का पैमाना इतना अब जो है वो बर्दाश्त से बाहर निकल चुका था कि आपने देखा कि कल भी एक शादी के प्रोग्राम के ऊपर जो बिजनेसमैन थे वो मुर्दाबाब थे, मतलब एग्रेसिवली जा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि हमने उनको एक चांस दिया है कि इकोनॉमी अपने सूरत पे है। इकोनॉमी को यहाँ पे डिस्कस, जी है तो जहान है। मैं ये कहता हूँ कि जी है तो जहान है, आदमी ज़िंदा है तो इकोनॉमी आ जाएगी।
मगर उससे पहले बेलो पॉवर्टी लाइन लोगों को और जो लोग जो सब्र का पैमाना जो इस चीज़ को इतना जो सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस वजह से आज जो डिसीजन लिया गया है, अब कम से कम लोगों को भी तावन करना चाहिए, SOPs को मेंटेन करना चाहिए, जिसके असरात बहुत, जिसके चांस बहुत कम है। अगर उन्होंने SOPs को मेंटेन नहीं किया और ये तादाद, क्योंकि ये जो ट्रांसमिट एक होती है जो एक से दूसरे में हो रही है, जैसे माजी में जो 20 मार्च को जो लॉकडाउन किया गया, अगर वो लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह लॉकडाउन होता तो आज जिस कंडीशन पे हम खड़े हैं वो भी नहीं आती, क्योंकि ये ट्रांसमिट एक दूसरे से नहीं होती। जो बीमार हैं वो ब्लॉक हो जाते, उनकी फैमिली की हद तक जाती, मगर ये पब्लिक प्लेसेस पे के थ्रू ये बढ़ती नहीं, मगर ये पब्लिक प्लेसेस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ये बढ़ती गई। इसमें कोई शक नहीं है कि जिनने भी लॉकडाउन को देर से शुरू किया, चाहे लंदन हो, चाहे US हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, इस्लामाबाद हो, सबको पछताना पड़ा। चले उन सबको पछताना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं। आज हमारी मौशत और इंडिया की मौशत भी सेम है, मगर इंडिया के अंदर अभी तक लॉकडाउन है, अभी तक आज भी देखेंगे बहुत ज्यादा। आपका पॉइंट आगे आप समझते हैं, को नरम जरूर किया है, नरम उसको तो खत्म नहीं किया है। चले सख्त वाले लॉकडाउन के भी विजुअल्स आपको दिखा देंगे के साथ क्या? हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलके कंसेंसस के साथ। डॉक्टर साहब देखें, ऐसे नहीं अभी आप कहेंगे तो हम आपको विजुअल्स भी दिखा देते हैं कि जब वो सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो उसमें नादरा के दफातर में जो है वो क्या हो रहा था, किस तरह लंबी भीड़ वहाँ पे लगी हुई थी। सब्जी मंडी इस्लामाबाद में क्या हो रहा था वो भी आपको दिखा देते हैं। इमाम बारगाह में मसाजिद में क्या हो रहा था वो भी आप TV स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ फॉलो नहीं हो रहा था। जुबैर साहब की तरफ चलती हूँ। जुबैर साहब, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं जी ये राइट टाइम और राइट फैसला था। अब मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट जो है वो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें तबाही की तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं, ये इतना बुरी तरह सिस्टम कोलैप्स करेगा कि आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। योर टेक ऑन दिस। देखिए, डॉक्टर साहब की बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। वो एक तरफ कह रहे हैं कि अगर हम पहला लॉकडाउन सही कर लेते कर्फ्यू की तरह का तो आज इतने मसाइल ना होते। तो वो तो जाहिर सी बात है, इस्लामाबाद में, उसका लंदन से या स्पेन से तो कोई ताल्लुक नहीं, वो तो इस्लामाबाद से ताल्लुक है। और एग्जैक्ट अल्फाज के साथ इनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कर्फ्यू तो नहीं हम लगा सकते हैं, तो सख्त हमने लॉकडाउन हमने 6-7 हफ्ते बिल्कुल ज़ाया कर दिए, हमने इस बहस में ज़ाया कर दिया। और वो बहस का आगाज़ और कंफ्यूजन का आगाज़ जो था वो डायरेक्टली केम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टॉप टीम। वो इस चीज़ को लेके एक भी तकरीर में, भाई पहली तकरीर में आके तो इस पेंडेमिक का बताते ना कि ये क्या है, इसकी सीरियसनेस क्या है, ये कैसे फैलता है। एक दफा मैं कहता हूं आप मुझे एक सेंटेंस ला के बताते हैं प्राइम मिनिस्टर का या इनकी टॉप लीडरशिप का, वो आधे सेंटेंस के बाद दूसरी चीजों पर आ जाते हैं कि हम ये तो नहीं कर सकते, हम ये तो नहीं कर सकते। मतलब सो आप अंडरमाइन इनके मिनिस्टर्स का एटीट्यूड देखें कि वो आके हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे कराची में बैठ के, और ट्रेडर्स को और बिजनेसमैन को चढ़ा रहे थे गवर्नर बाशमूल कि जी हम आपके साथ हैं, आप दुकानें खोलें। मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ऐसे इसको एक मजाक बनाया हुआ था। एंड द पाकिस्तानी नेशन हैज पेड द प्राइस। ये पहला मुल्क है दुनिया में, पहला, जिसने व्हाइल द कर्व इज गोइंग अप, अभी तक हम उस जगह पहुंचे भी नहीं थे पीक, और खुद प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक नहीं पहुंचे, और हमने रिलैक्सेशन करना शुरू कर दिया। एक दिन इन द फर्स्ट प्लेस, जिस तरह आपने कहा हमारे पास लॉकडाउन था ही नहीं। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि आप मिलने ना दें। अब सब्जी मंडी में अगर 2000 लोग इकट्ठे मिल रहे हैं, या मस्जिद में, या इमाम बारगाह में, या किसी जगह भी, तो you've lost the objective. So right now as we stand today, 2 ऑब्जेक्टिव्स थे मार्च के मिडिल में जब ये पेंडेमिक पाकिस्तान को हिट किया। एक ये था कि इस वबा को स्प्रेड करने से जहां तक मुमकिन है रोक सकें, और दूसरा ये था कि आपकी इकोनॉमी को ज्यादा धचका ना लगे। दोनों में हम बुरे तरीके से नाकाम हो गए। जिस स्पीड से आज के दिन बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से हम बात आज के दिन हो रही है, जिस तबाही पर हम आ चुके हैं मईशत के हवाले से, वी आर इन टैटर्स। आई मीन वी डोंट इवन नो हाउ वी विल गो इन द नेक्स्ट फेज। तो मेरे पास तो बिल्कुल कोई लॉजिक है ही नहीं इनके इस एक्शन की, रिलैक्सेशन की। राइट, कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और कायरा साहब की तरफ जाने से पहले जो भी बात कर रहे हैं जुबैर साहब, जिस कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं, वो कल अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर की जो उन्होंने मीडिया टॉक थी उसमें एक दफ़ा दोबारा नजर आई।
प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखाइए कि जहां अब हम लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं कि इसको सीरियसली लें, वहाँ पे वो नौजवानों के हवाले से क्या कह रहे हैं कि उनको तो कोई अगर पॉजिटिव हो भी जाए तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सुनवाइए क्या कह रहे हैं। जो लोग नौजवान जिनको अगर टेस्ट पॉजिटिव भी हो जाए उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ख़तरा ये है कि उनकी वजह से उनके बुज़ुर्गों को और बीमारों को उनकी जान ख़तरे में जा सकती है अगर वो ज़िम्मेदार ना हो। अब ये वो बयानात हैं, उस किस्म के बयानात हैं जो शुरू से कन्फ्यूजन का एक माहौल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जब ये बयानात आते हैं तो ऑब्वियसली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी रैमिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। कायर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये बात कर रहे हैं कि हमें अभी नहीं पता कि ये कब पीक पर जाएगा और किस तरह होगा, कोई इसको जो है वो नहीं समझ सकता कि कब पीक पर जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप फिगर्स देखें तो 10 से 19 अप्रैल तक हमारे 8% पॉजिटिव केसेस थे, 20 से 29 अप्रैल तक 10% थे, मई के महीने में अगर देखें 12% थे, और अगर अमवात की तादाद देखें तो असद उमर साहब ने 2 हफ्ते पहले खुद कहा आकर कि पहले जहां हमारी पिछले हफ्ते बल्कि कि पहले 2 हफ्ते पहले जब हमारी 6 अमवात हो रही थी फिर वो 24 पे गई और अब वो 40 पे आ गई हैं। ऐसे माहौल में आप लॉकडाउन ईज आउट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मतलब जैसे हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। सर क्या कहेंगे इस पे, सही फैसला है? देखिए, गुजारिश ये है कि फैसला लॉकडाउन का भी बड़ा मुश्किल था जब हम लॉकडाउन की बात कर रहे थे, और ये फैसला तो वो है जिसको सारी दुनिया अपोज कर रही है। सारी दुनिया कह रही है कि आप लॉकडाउन फौरन ईज आउट ना करें। डॉक्टर्स कह रहे हैं, इंजीनियर्स कह रहे हैं कि आप ये ना करें, लेकिन हम अपनी ही जद में हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत वक्त कोई गलत काम कर रही है, हम ये कह रहे हैं कि कायर साहब की मेरे ख्याल है ऑडियो में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। प्रोड्यूसर दोबारा ज़रा उनके साथ मिलाइए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? जी जी, आती हूँ आपकी तरफ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, जरा प्रोड्यूसर वो सुनवा दीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़बानी, इस जो कर्व पीक करने की बात है, फिर जाती हूँ आगे रमेश साहब की तरफ। आज हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कितनी देर लगेगी हमारी पीक जाते जाते। 1 महीने में पीक आएगी, 2 महीने में आएगी, 3 महीने में आएगी, हम आज नहीं कह सकते। दुनिया भी ये नहीं कह सकती, जिनकी कर्व फ्लैट भी हो गई है वो ये नहीं कह सकते कि वो जब ये लॉकडाउन खोलेंगे तो वो फिर से ऊपर ना चली जाए। और वैसे भी कई दफ़ा जिस तरह स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल से ज़्यादा पहले, तो उसकी फिर एक के बाद दूसरी भी पीक आई थी। तो ये भी कोई नहीं इस वक्त बैठ के कह सकता। जी कायर साहब, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जी कि हमने तो वज़ीर आज़म साहब को जब उन्होंने लाइन दी थी तो उस वक्त भी हम कह रहे थे कि जी ये आपका फैसला दुरुस्त नहीं, क्योंकि सारी दुनिया का आजमूदा फैसला वो था जो हम कह रहे थे, और वो तकलीफ दे था, वो कोई आसान फैसला नहीं था। लेकिन उस वक्त आपने अगर कर लिया होता, और हमारे कहने पे जब सिंध गवर्नमेंट कह रही थी, सारी दुनिया कह रही थी कि आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर लें और कोई 2 हफ्ते का या 20 दिन का, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आपके एरियाज लोकेट हो जाएंगे, मेजर जो आपका बर्स्ट है वो लोकेट हो जाएगा, और फिर आपके लिए चीजों को संभालना और बेहतर करने की तरफ रीज आउट करते चले जाइए। ये बाकायदा रिटर्न सिंध गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है फेडरल गवर्नमेंट के पास, लेकिन इसको नहीं माना गया। और आज भी वजीर आजम साहब को समझना चाहिए कि वो बातें जो बंद कमरों में बैठ के की जाती हैं फॉर पॉलिसी मेकिंग, यानी उन्होंने कहा अपनी स्पीचेज में बार बार कहा कि अगर लॉकडाउन रहा तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हंगामे हो जाएंगे, लूटपाट हो जाएगी। ये बातें क्या लोगों को प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकलनी चाहिए? कौन से खिताब में होनी चाहिए? ये तो बंद कमरों के अंदर खदशात का इजहार होता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड गुफ्तगू होती है, और उसके नतीजे में कोई पॉलिसी बनाई जाती है। अगर वो बातें जो पॉलिसी मेकिंग के लिए होती हैं, अगर आप लोगों के सामने मीडिया में डिबेट शुरू कर दें, तो उसके नतीजे में तो वायलेंस होगा, उसके नतीजे में तो हम आंगी खत्म होगी। यही हमारे साथ हो रहा है, यही हमने लॉकडाउन में किया है। ठीक, डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, वही सवाल, 2 हफ्ते पहले 6 अमवात, पिछले हफ्ते 24 अमवात पर डे, और इस हफ्ते 40 अमवात का जो है वो फिगर टच कर रहा है पर डे। हमारे मुल्क में जहाँ लोकल ट्रांसमिशन 80% पे जो है वो इस वक्त मौजूद है, आप किस तरह इसको जस्टिफाई करेंगे? और क्या आप कह सकते हैं, मतलब डॉक्टर्स कह रहे हैं पीक आ रही है,
ये आप भी 4 हफ्ते पहले यही बात कर रहे थे, 15 से 25 के दरमियान पीक आएगी, अब आपने लॉकडाउन ईज करने का फैसला कर लिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास टेस्ट का सिस्टम अभी दिन ब दिन बेहतर हो रहा है, मगर ये बीमारी एक ऐसी है जिसमें 80% पेशेंट वो हैं जिसके ऊपर कोई सिम्टम्स नहीं है। 20 में से 15% पेशेंट वो हैं जो सिम्टम्स के साथ हैं, और 3% पेशेंट वो हैं जो आईसीयू में जाते हैं, और 2% पेशेंट वो हैं जो वेंटिलेटर के ऊपर जाते हैं। तो आप 20% का तो आपको पता है, मगर 80% का पता भी नहीं है। आज भी जैसे हम फिगर देख रहे हैं कि 20-25 हज़ार है, मैं समझता हूँ आज भी लाखों में ये होगी। ये अमात का जो परसेंटेज जो आप बता रही हैं 40-50 का, आपने दूसरे मुल्कों में डेवलप कंट्रीज़ में देखा जहाँ पे हज़ारों के हिसाब से भी आया। हम नहीं ये कहते हैं कि हमने कोई बड़े तीर मार लिए, मगर मैं समझता हूँ हेल्थ का निज़ाम हमारा कितना मजबूत है वो भी सबको पता है। वो आज 1.5 साल की इस गवर्नमेंट का नहीं, सारी गवर्नमेंट को पता है, सारे गवर्नमेंट में रहें। मगर हमारी इकोनॉमी कितनी मजबूत है वो भी सबको पता है। इन सारे लम्हों को देखते हुए मैं समझता हूं कि पब्लिक सेंटीमेंट को देखते हुए डिसीजन किए जाते हैं। ये सही बात कर रहे हैं कमर जमान कायरा साहब कि कुछ बातें आवाम से छुपाई जाती हैं, मगर जो पब्लिक लीडर होता है वो हमेशा पब्लिक का मौक़िफ़ जो है वो एक सेंटीमेंट देखता है कि क्या मौक़िफ़ है, और वो सामने पब्लिक के रखता है कि भाई आपका मौक़िफ़ ये है। मगर ये एसओपीज़ अगर आपने मेंटेन नहीं की तो आगे फिर ये लॉकडाउन वो माजरत के साथ डॉक्टर साहब, पब्लिक लीडर जो है वो ये बात कह रहा है कि जी हम डंडे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो लोगों पर डिपेंड करता है कि वो खुद इसको करें। अब मुझे ये बताइए, आपको डंडे ना मारे, हम बिल्कुल नहीं कहते आप डंडे मारें। आप जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर रहे थे तो आज के मैं सो कॉल्ड लाहौर में इस वक्त लॉकडाउन है, शाह आलम मार्केट जो बिजीएस्ट मार्केट है लाहौर की, उसकी विजुअल्स आपको दिखा देती हूँ वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। इसी तरह हमने आपको ये देख सकते हैं आप किस तरह गहमा गहमी उसी तरह है बाज़ार में जिस तरह रोज़मर्रा की गहमा गहमी होती है। सब्ज़ी मंडी के विजुअल्स हम जो है वो आपको दिखा सकते हैं, ये आप सब्ज़ी मंडी देख सकते हैं, ठीक है। अब इस सारे में इसके अलावा नादरा के दफातर में जिस किस्म का रश है, आप मुझे ये बताइए, आपसे ये कोई नहीं कह रहा आप डंडे मारिए, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, यू एक्सपेक्ट कि जो आप एसओपीज तय कर रहे हैं उनको कोई फॉलो करेगा, और अगर नहीं कोई फॉलो करता तो कोई सजा जजा तो होनी चाहिए, कोई फाइन ही करें ताकि डिटरेंट के तौर पे जो है वो एक्ट करें। बाहर के मुल्क में लोग इसलिए नहीं चीज़ लॉ को अबाइड करते क्योंकि वो बहुत अच्छे कोई लोग होते हैं, उनको डर होता है कि लॉ विल कम इनटू एक्शन और उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आपने तो उनको एक फ्री हैंड दे दी है। जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में ये सूरत हाल मैंने आपको क्यों कहा कि ये राइट डिसीजन है, राइट टाइम पे किया गया। आज से इस 6-7 दिन जो गुजरे हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी की मीटिंग सीएम सिंध के साथ हुई, उसके बाद जो मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ के ऊपर बिज़नेस कम्युनिटी ने जो एसओपी को नहीं फॉलो करते हुए जो बातें की कि हम खोल देंगे, जो लाहौर के अंदर देखा, मैं 3 दिन पहले खुद इस्लामाबाद से निकला हूँ, बाय रोड आया हूँ, मुझे कोई ट्रैफिक में कमी नज़र नहीं आई। अब सबर का पैमाना लोगों का अब खत्म हो चुका था। लोगों को आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप ये एसओपी इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे? एसओपी आप इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे? मेरे सिर्फ इसका जवाब दीजिए। एसओपीज के लिए 2 चीजें हैं, एक अवेयरनेस और एक जो ये डिजीज जो बार बार जो टारगेट जो बढ़ता जा रहा है अमवात का, और लोगों की जो है वो टेस्ट जो बढ़ती जा रही है 1500 2000 अभी तक इसका मतलब वो अवेयरनेस नहीं थी। बार बार जब डॉक्टर साहब इसका मतलब अभी तक वो अवेयरनेस नहीं थी जब हाईलाइट होता जाएगा, ये जब हाईलाइट होता जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन को इजी हो जाएगा लोगों को ये चीजें दिखाने में कि भैया खुदा से डरो, ये चीज है। और इस वजह से आपके हालात को देखते हुए ये हमने थोड़ा सा लुक किया है, मगर ये चीजें एडजस्टेबल नहीं है। और अभी तरीका ही नहीं था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप एसओपीज पे मुझे नहीं बता रहे कि आप उसको इंप्लीमेंट किस तरह करवाएंगे। जरा क्विकली जुबैर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूं, फिर मैं कहता हूं लॉकडाउन इंप्लीमेंट कराना और ज्यादा लॉकडाउन इंप्लीमेंट कराना ना, जी जुबैर साहब, एसओपीज को इंप्लीमेंट कराना फिर भी इजी होगा। जी 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 इजी चलें। जी जो कह रहे हैं मेरा ख्याल है वो और इससे ज्यादा अच्छे अल्फाज में क्या कहें, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, ये अवाम की जिम्मेदारी है, और मीडिया उनको जितना भी कम्युनिकेट करेगा। वज़ीर आज़म आके तो सुकून ला देते हैं कि डरना नहीं है, और नौजवान तुम्हें तो कुछ होगा ही नहीं, और फलाने को कुछ नहीं होगा। तो वज़ीर आज़म तो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, और वो जो थोड़ा बहुत डराने का रह गया है
और कम्युनिकेशन है जो जिससे उनको सबक मिले, तो वो मीडिया का काम है या ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस का काम है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी, ये इन्होंने फैसला बड़ा सिंपल सा किया है। इन्होंने कहा है कि हमारे से इकोनॉमी नहीं संभलती। अब मसला ये है कि अगर हम पहले दिन से लॉकडाउन कर लेते, और वजीर आजम तो खिलाफ थे लॉकडाउन के, उन्होंने तो कहा कि सिंध की हुकूमत डर गई थी। उन्होंने तो ये बताया कि मेरे से सबक सीखते 92 वर्ल्ड कप में जब 18 ओवर के बाद 35 रन बने थे, मैं उस वक्त नहीं डरा था और चीफ मिनिस्टर से डर गए थे। तो उन्होंने तो क्लास लिया और उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला भी मेरा नहीं था लॉकडाउन का, इवन इस्लामाबाद में, ये पंजाब में, उन्होंने कहा अशराफिया ने फैसला किया था। तो हमारे वजीर आजम तो मासूम है, तो उन्होंने ये अब तय किया है, उन्होंने और उनकी टीम ने बैठ के, कि हम 6-7 हफ्ते के बाद मजीद इसको नहीं कुछ खेल सकते, और इसका वाहिद हल ये है कि अवाम पर छोड़ दिया जाए। 40 हैं आज एवरेज, खुदा ना खास्ता कल को 60 होंगी एंड सो ऑन, वो हम हैंडल कर लेंगे। हम उस वक्त आगे कहेंगे हमने तो आपको कहा था आप एहतियात करें, आपने एहतियात नहीं की है। और नौजवानों को भी कहा था कि आप जाके घरों में ये करेंगे, लेकिन आपकी वजह से। सो बेसिकली the Prime Minister and the Cabinet has given up all their responsibilities to safeguard the lives of the people of Pakistan. They're absolved of all responsibility. धकेल दिया है उस ऐसे एनवायरनमेंट में जिससे सिर्फ तबाही ही हो सकती है। छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि बात हो रही है कि जी आने वाले दिनों में रेलवे और पीआईए को जो है वो खोल देना चाहिए, परवाजें जो हैं वो दोबारा बहाल होनी चाहिए, तो जाते जाते प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखा दीजिए वो जो विजुअल्स हैं हमारे पास पीआईए के हवाले से, जो फ़्लाइट्स लोगों ने ज़्यादा पैसे दे के ये कि बीच में एक सीट खाली होगी, डिस्टेंसिंग होगी, उनके क्या विजुअल्स हैं, किस तरह वहाँ पे जो है लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं और क्या अमले से क्या तकाजा कर रहे हैं। तो इनको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि रेलवे में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ हो सकती है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। 3 सीटों के पैसे पर पर्सन आपने लिए, $3,000 आप चार्ज कर रहे हो। पूरी दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है, आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हुआ मैं आप लोगों को छू करूंगा, 25 लोगों को आप लोगों को छू करूंगा। क्यों बना हमारी सीट, क्यों नहीं खाली है बीच में, क्यों नहीं डिस्टेंस दिया है, क्यों नहीं दिया है? एक ही वक्त की 4 सीटें एक ही टाइम में, एट ए टाइम क्यों बुक करी है? और क्या बोर्डिंग ABC। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमने जैसे आपको बताया था कि नैब का किरदार जो है उसको डिस्कस करना है। कल तक ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो ये कहती थी कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लॉयल्टीज चेंज करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उनकी तरफ से भी एग्जैक्ट यही आवाज़ें आ रही हैं। उनका भी यही कहना है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल हो रहा है। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका। आगा साहब, आप जब लाहौर हाई कोर्ट गए तो उसके बाद नैब की कल एक वो प्रेस रिलीज़ आई है, यकीनन आपने देखा होगा, और उसमें सारा मुद्दा उन्होंने जो है वो मीडिया पे डाल दिया है और कहा है कि जी ये तो रवायती केसेस जो चल रहे थे, पहले हमारे पास पहले से मौजूद केसेस थे, तो ये वो केसेस हैं, नया केस कोई नहीं है। और मीडिया से इल्तजा की जाती है कि आप कयास राइयाँ मत करें और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लें कोई खबर देने से पहले। तो सर आप भी मीडिया की कयास राइयों पर जो है वो कोर्ट पहुँच गए, वो तो नैब तो यही तासुर दे रहा है। देखें मारिया, जो हमारी दरखास्त है वो भी यही है और हमारा क्लेम भी यही है और मौक़िफ़ भी यही है। एक बात तो ये है कि हम आज से नहीं कह रहे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है ये अदारा और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है ये अदारा, ये हम 2000 से ये बात कर रहे हैं और हम वो शिकार है जो इस अदारे का सबसे पहला शिकार थे। और आपको याद होगा, और अगर आप तराशे अखबारात के निकालें तो आपको पता चलेगा जिस तरीके से इन्होंने हमें ह्यूमिलिएट किया, हमारे काबरीन को ह्यूमिलिएट किया और हमारे जो कायदीन हैं उनके साथ जो सलूक किया, आज तक इतना बुरा सलूक इस अदारे ने किसी के साथ नहीं किया कि एक नामालूम फर्द की दरखास्त के ऊपर, यानी अनोनिमस एप्लीकेशन के ऊपर, जो ये अदारा कर ही नहीं सकता, यानी इसके इख्तियार में ये दायरा इख्तियार में ये बात नहीं आती कि ये अनोनिमस एप्लीकेशन के ऊपर
किसी के खिलाफ कार्रवाई करे, और फिर उसके बाद ये इस तरीके से बिहेव किया, तजलील की कि घरों की जो बाथरूम है उनके ऊपर भी उनकी टूटियां तक भी चेक की, और दफातर में गए वहां पे भी इन्होंने इसी तरीके से बिहेव किया। ये सारा कुछ करने के बाद 4 मरतबा इन्होंने ये तफ्तीश जो है वो खोली, और उसके बाद एक ही नतीजा निकला कि तफ्तीशी अफसरान ने एक लिख के दे दिया इनको कि ये नाकाबिले अमल तफ्तीश है, क्योंकि इसकी कतकलामी की माफी। आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये कहा कि इसको 2017-18 में कहा कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सवाल अब यह है, अब जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, माजी में जब 2000 में ये केसेस बनाए गए थे तो उसके नतीजे में कायरा साहब की जमात पेट्रियट्स की शक्ल में जो है वो हमने देखी, वो इस तरह डिवाइड हुई, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो है वो काफ वजूद में जो है वो आई, मुस्लिम लीग नून को जो है वो तोड़ा गया। अब इस तरफ जब आप बात कर रहे हैं, इस वक्त आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, तो कौन कर रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और किसको फायदा हो रहा है, किसके लिए की जा रही है? यही अपना मारिया, मैं जो कह रहा हूँ वो अगर आप 2 मिनट मुझे दे देंगे तो सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। बात यह है कि एक अदारा, जो भी अदारा हो, उसको अपने डोमेन में रह के काम करना होता है, उसके इख्तियार होते हैं, लिखे पढ़े होते हैं, उसका कोई एनेक्टमेंट होती है, कोई ऑर्डिनेंस होता है, उसके तहत उसने काम करना होता है। ये ऐसा बालादस्त अदारा बन गया है कि जिसने अपनी साख भी खो दी है, और स्वाय इसके कि आप देखें ना, बैनुल अक़वामी तंजीमें जो हैं वो भी ये कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, और जो मुल्की तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ की, वो भी ये कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, और तमाम सियासी जमातें भी कह रही हैं। हमारी वो आवाज़ जो 2000 में हमने उठाई थी, आज सारे लोग जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है और करता रहा है। तो मेरी ये इसमें गुजारिश ये है कि इस अदारे को चेक करने का जो बालादस्त हो जाए, जो अपनी डोमेन से बाहर निकले, तो उसको चेक तो एक बंदे ने करना होता है ना, उसका नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव इसको नहीं चेक कर रहे तो अब हमें जाना पड़ा अदालत के अंदर। ठीक है, हम अजियत उठाने के बाद शदीद अजियत के अंदर अब अदालत के सामने गए हैं। राइट, उससे मैं जरा ठीक है, जरा मैं कायरा साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। कायरा साहब, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की अगर बात की, जी मैं जरा कायरा साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कायरा साहब अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली 2000 में मुशर्रफ साहब ने की, अब ऑब्वियसली इस वक्त आगा साहब जो है वो बात नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त क्या आपको क्या नज़र आ रहा है, इनकी जमात के जो केसेस उठाए जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कौन करवा रहा है, और क्या आपको इसके मोरक़ात क्या लगते हैं? आपका जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो लेना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया मरियम, मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा। बड़ी सिंपल गुजारिश ये है कि बड़ी माजरत से, आगा साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, कि आगा साहब की जमात की हुकूमत थी, हालांकि उस वक्त जनरल मुशर्रफ बैठे थे, जनरल मुशर्रफ ने इनकी हुकूमत आने से पहले ही नैब एक्टिवेट की हुई थी, लेकिन उसके बाद हमारे साथ जो कुछ हुआ, जो पैट्रियट बनाए गए जिस तरह, और उससे पहले भी इस मुल्क में मियां साहब के दौर में भी जो एहतसाब ब्यूरो बनाया गया वो हमारे ही खिलाफ था, सैफुर रहमान साहब वाला, उससे पहले भी तो हर दौर के हुक्मरान का एहतसाब तो हम ही भुगतते रहे, लेकिन एहतसाब हुआ कभी नहीं, और आज भी नहीं। आज भी यही हो रहा है, कल भी यही हो रहा था कि लोगों के बाजू मरोड़े जाएं, इज्जतें उछाली जाएं, या ज़बानबंदियां हो या वफादारियां तब्दील हो। जो आगा साहब अभी कह रहे थे, चौई साहबान के खिलाफ 17 साल पुराना केस है। सैयद खुर्शीद शाह साहब इस वक्त वाहिद आदमी हैं जो जेल में हैं, और उनके खिलाफ एक केस ऐसा जो 2002 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और 2012 में वो इन्वेस्टिगेशन क्लोज होती है हाई कोर्ट के ऑर्डर से, और उसको हाई कोर्ट कहता है कि इनके खिलाफ एक एक चीज के सबूत मौजूद हैं, वो सारी जायदादें, उनके सबूत, उनकी वाइट मनी, हर चीज मौजूद। उसके बाद फिर उनके दोस्तों के खिलाफ केस, उनकी फैमिली के खिलाफ केस, उनकी बीवियों के खिलाफ केस, उनके बच्चों के खिलाफ केस, फिर एक इन्वेस्टिगेशन दोबारा खोली गई। शाह साहब को एक नोटिस हुआ और उनको बुलाया गया, वो इधर असेंबली की प्रोसीडिंग में थे, उन्होंने कहा जी मैं नेक्स्ट डेट पे आ जाता हूं, यहां से गिरफ्तार कर लिया गया तज़हीका में, इस तरीके से घर की दीवारें फलांग के, और वो घर से वो पकड़ के ले गए,
आज 8-7वां महीना है या 8वां महीना है वो उनके कस्टडी में जेल में है। और शाह साहब का कसूर क्या है? इन्वेस्टिगेशन हुई, जज ने कहा कि आप 90 दिन में इनके खिलाफ कुछ नहीं ला सके, कोई रेफरेंस नहीं है, अगर आप कुछ नहीं करते तो मैं इनको बेल पे छोड़ रहा हूं। उसके बाद फौरी तौर पे रेफरेंस फाइल हुआ, वो रेफरेंस गलत था, रेफरेंस स्टैंड नहीं कर सकता। फिर एक जेआईटी बना दी गई और उस जेआईटी में दोबारा वो बातें खोलनी शुरू कर दी गई जो पहले 2002 में, फिर 2012 में क्लोज होती हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे क्लोज होती है, नैब के कहने पे क्लोज होती है। हैरानगी की बात है कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं। और आज शाह साहब जो हैं वो बिहाइंड द बार, भाई मैं पूछ रहा हूं क्या वो जायदादें कहीं भाग रही हैं? खुर्शीद शाह साहब क्या मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? एक शरीफ आदमी की पगड़ी उछाल रहे हो, ना रेफरेंस चल रहा है। और आप ये गौर करें, अगर बड़ा मसला है उनको बेल करें, और अगर उनको बाहर जाने का खतरा है वो हर तारीख पे जाने को तैयार हैं। उनको ICL में डाला जा सकता है, उनका पासपोर्ट जमा हो सकता है। 500 रास्ते हैं, क्यों लोगों की इज्जतें उछालते हैं? अब कहां खुर्शीद शाह जाके वदाते करते फिरेंगे कि मेरा क्या कसूर है? वो बंदा, और वो कहता है कि मुझ पे 1 रुपए का इल्जाम नहीं, कितनी दफा सवालों के जवाब दे मारिया जी। तो ये बात तो है, ये तो इंजीनियरिंग तो है, और आज भी इसीलिए है कि या मुखालफों की जबानबंदी हो जाए या वो वफादारियां तब्दील कर लें। ये मेरे सारे दोस्त जानते हैं इस बात को। कमल अली आगा साहब की हुकूमत के दौर में भी अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी मिलिट्री डिक्टेटर बैठा था, वो भी कर रहा था। आज की हुकूमत के दौरान भी यही कुछ हो रहा है, और हम तो कह ही रहे थे, अपोजिशन तो कह रही थी, मीडिया तो कह रहा था, अब तो हुकूमती इत्तेहादी भी कह रहे हैं, बल्कि हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग भी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने इत्तेहादियों को, शायद आगा साहब की जमात जो है वो उनके कहने पे पूरी तरह नहीं चल रही, शायद उनके सारी जो हुक्म है वो नहीं मान रहे, बल्कि सियासी लोग हैं, वो सियासी गुफ्तगू और सियासी तरीके से मामला को लेकर चलना चाहते हैं। वो खान साहब का सारा हुक्म नहीं मानते, इसलिए उनकी नकेले खींची जा रही है ताकि उनको दुरुस्त सिमत में रखा जा सके। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, क्या यही वजह है, क्योंकि मैंने भी जब परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू किया तो उसमें कोई अभाम नहीं रह गया कि एक नाराजगी जो है वो मौजूद है चौधरी बरादरान के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान, और एक वो ट्रस्ट डेफिसिट इमरान खान साहब समझते हैं कि उनको बकौल चौधरी साहब के कि मिसगाइड किया जाता है, बहुत सारे लेफ्ट राइट लोग जो हैं वो मिसगाइड करते हैं चौधरी साहिबान के अगेंस्ट, और उनको लगता है कि सारा जो ये फजल रहमान साहब आए और बाकी जो अपोजिशन का सारा ये खेल था उसमें इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। तो क्या उस तासुर की वजह से इनको जो है वो सजा दी जा रही है? आज आपके इत्तेहादी भी ये कहने पर मजबूर हो गए। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कामल अली आगा साहब भाई हैं, मैं भी 2002 में मेरे साथ ही हुकूमत में थे, आज भी मेरे साथ हुकूमत में है। अब नैब की अगर बात की जाए तो नैब के ऊपर गिले शिकवे भी सबके हैं, नैब की परफॉर्मेंस भी सबके सामने है, जो एक्सपेक्टेशन है उसके एक्सपेक्टेशन के पूरे भी नहीं उतरते हैं, मगर ये आज से नहीं चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो विक्टिमाइजेशन की बात की जा रही है, 2002 और आज में बहुत फ़र्क है। आज़ाद मीडिया है, और मैं नहीं समझता कि इस तरीके की वफ़ादारियों के ऊपर नैब जैसे माजी में थोड़ा बहुत होता था वो इस तरीके से यूज़ हो रहा है। आपकी मिसमैनेजमेंट वहाँ पे ज़रूर है, इंक्वायरी लेवल के ऊपर गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, तो उसको दुरुस्त किसको करना था? पार्लियामेंटेरियन को करना था, चीफ़ एग्जीक्यूटिव को नहीं करना था। चीफ़ एग्जीक्यूटिव का पावर है कि दोनों अपोजिशन लीडर के साथ मिलके और लगाना, मगर उसके सिस्टम को बेहतर करना पूरी पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट का काम अगर था तो नहीं, ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा बरादरान से जो मुलाकात हुई या उनको जो उनके राइट्स दिए गए, खा वो हमजा शहबाज हो या सलमान रफीक साहब हो, उस पे भी जो है ये एक जो इनको भुगतनी पड़ रही है नैब की दोबारा से जो ये पेशी है, ये भी एक है। पूछिए कि क्या वो दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि 2002 में पेट्रियट ऐसे ही हवा में बन गई थी? वो तो ये सही जवाब देंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो हर हुकूमत का हिस्सा रहते हैं, तो उनको पता है नैब किस तरह काम करता है। कमर जमान कायरा साहब मेरे भाई हैं, मैं हलफ नहीं ले रहा, मैं कमर जमान कायरा साहब कहने की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि माजी में जिस तरीके का इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस होता था वो वक्त ऐसा आज नहीं है। आज यहाँ पे एक्स चीफ जस्टिस लगे हुए हैं और इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस नहीं है। ये एक परसेप्शन जरूर डेवलप हुआ है कि इस किस्म के हैं, गवर्नमेंट के बंदू को क्यों नहीं हो रहा है, उसको क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब वैसे बड़ी माजरत, मिसमैनेजमेंट आज भी है कि फलां डेट को फलां पकड़ा जाएगा, फलां डेट को फलां पकड़ा जाएगा और फलां दिन फिक्स हो जाएगा,
तो फिर हम क्या कहें? बिल्कुल। और साथ ही साथ सिर्फ ये उसका हल क्या है कायरा साहब? उसका हल ये है, नहीं मारिया एक मिनट, उसका हल ये है कि नैब ऑर्डिनेंस के लिए, जब माजी में भी नैब ऑर्डिनेंस आया, अभी जब कुछ 2-3 महीने पहले, तब भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। आज वक्त है, लेकिन हमने 2010 में भी कोशिश की थी जब हमारी 18वीं तरमीम हुई थी, और उस वक्त भी मुस्लिम लीग ने हमारा साथ नहीं दिया था, और अपने दौर में भी मुस्लिम लीग ने हमारा साथ नहीं दिया। इसमें जुबैर साहब और इनकी जमात और मियां साहब खुद बिल्कुल ठीक है। मुझे जुबैर साहब की तरफ जाने दीजिए, मुझे जुबैर साहब की तरफ जाने दीजिए। 62-63 के लिए डिनाई किया, मगर जब पीएमएलए ने कहा तब आपने डिनाई किया। डॉक्टर साहब मुझे जरा जुबैर साहब की तरफ जाने दीजिए। 63 की बात नहीं है, मैं नैब ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं। मुझे जरा जुबैर साहब की तरफ जाने दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये सिर्फ बात जो है ये अब सिर्फ पॉलिटिशियंस की तरफ से नहीं आ रही। आप खोसा साहब की भी जरा स्टेटमेंट याद कीजिए। आसिफ सईद खोसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी ये बात की थी। तासुर मिल रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो हो रही है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं जरा जुबैर साहब की तरफ चलती हूँ। जुबैर साहब, एक चीज़ जरा बताइए, आप क्या समझते हैं? जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने ये कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव इसका नोटिस लें, लेकिन इतना बेलगाम घोड़ा इस वक्त नैब जो है वो बन चुका है, और बिल्कुल आपको कोई इसमें लीगली भी कोई एक्शन नहीं ले सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इज दैट द ओनली फोरम जहाँ पे जाके जो है वो कुछ किया जा सकता है? इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता? एक तो मैं डॉक्टर रमेश को कहूँगा, एक तो प्लीज यार फिलॉसफी ना डिस्कस किया करें, प्रैक्टिकलिटी डिस्कस किया करें। इस वक्त जिस तरह कमर जमान कायरा साहब ने एग्जाम्पल दी थी खुर्शीद शाह साहब की, वो एक प्रैक्टिकल हकीकत है, और वो जेल में बैठे। अब आप चले जाएं कि जी वो 2008 में ये हुआ था, 2010 में, अभी अगर वो सब गलत भी हुआ था, लेट्स कंसीड। सो आज हम आवाज नहीं बुलंद करेंगे जुल्म के खिलाफ। और दूसरी बात ये है कि नैब ऑर्डिनेंस को चेंज जरूर होना चाहिए, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड इट इज द इम्प्लीमेंटेशन। अगर पीएमएलक्यू जो कि जमात है, जो कि कोलिशन पार्टनर है, अगर वो कहती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैज टू डू समथिंग, तो उसका मतलब क्या है? कि उसका मतलब यह है कि उनके कंट्रोल में, अगर इमरान खान ना चाहते तो ये सब ना होता। देखें, एक थाना होता है ना मारिया, हमारे थाने मशहूर हैं कि उसमें बड़ा जुल्म भी होता है, ज्यादती भी होती है। क्या कानून में लिखा हुआ है जुल्म और ज्यादती? कानून को आप बेहतरीन भी बना देंगे तो जब तक जो थाने का कल्चर ठीक करने के लिए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा। सो इसी तरह से नैब है, प्राइम मिनिस्टर वॉशिंगटन जैसी जगह पर खड़े होके अगर क्लेम करते हैं क्रेडिट के मैंने शाहिद खाकान अब्बासी को अंदर बंद कर दिया, और क्लेम करते हैं कि जब ये सारे लोगों को, अपोजिशन जमातों के लोगों को अंदर बंद किया जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसको बेलगाम किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। उनका एक 22 साल से एक था कि जी मैंने करप्ट नहीं, लेकिन जुबैर साहब माजरत के साथ दो इस पे बहुत दफा बात हो चुकी है, आपके पास भी बहुत चांस था। डॉक्टर आसिम ये कहा करते थे कि मैं नैब का मुजरिम नहीं हूँ, मैं इस वक्त मैं नवाज शरीफ साहब का जो है वो मुजरिम हूँ। ये चीज है जी, प्लीज आर्या इसके टाइम दे दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी एक चीज बड़ी क्लियर कट कही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड व्हाट द लॉ इज। एक होता है इंक्वायरी स्टेज, एक होता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज, एक होता है रेफरेंस स्टेज। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इंक्वायरी करें, आपको किसने रोका है? सो द लॉ इज परफेक्टली ऑल राइट। दिस व्हाट इज रॉन्ग इन द लॉ? एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मरियम नवाज की फॉर एग्जांपल, अगस्त के पहले हफ्ते में उनको एक शुगर मिल के केस में अंदर बंद कर दिया। अभी इंक्वायरी नहीं हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अभी रेफरेंस नहीं हुआ। 8 महीने हो चुके हैं, 3 महीने में वो अंदर जेल भी भुगत के आ चुकी हैं। 8 महीने में आपने इंक्वायरी नहीं कंप्लीट की। इसका जुबैर साहब मुझे बताएं, डॉक्टर आसिम कितनी देर जेल में रहे, उन पे क्या प्रूव हुआ? बिल्कुल गलत रहे थे। तो सर उस वक्त आपकी हुकूमत थी ना, दैट्स द पॉइंट। चेंज हो सकता था, नैब लॉ मिसयूज होता है, हर दफा मिसयूज होता है। मारिया, मैं उस वक्त जब मैं मिनिस्टर भी था ना, जिस दिन वो अंदर बंद हुए थे, मैंने मेरा ख्याल है अब तक का प्रोग्राम हो रहा था, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि बिल्कुल गलत बंद किया जब मैं मिनिस्टर था। मुझे कोई इल्यूजन नहीं है कि मैं उस वक्त मिनिस्टर था तो मैं नहीं कुछ बोल रहा था। मैं डॉक्टर आसिम को अभी आप फोन करके मिला लें,
when he came out to thank me personally. माइनॉरिटी वॉइस है ना आपकी। When I talk about you, I'm talking about your government. आज जिस रंग में हो मैं रहा है सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही ना सर। तो मानते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये तो गलतियों की तस्हीह करने आए थे ना मारिया। For its wrong implementation, ये हम घुमाने शुरू कर देते हैं कि वो देखें लॉ चेंज। भाई इंक्वायरी स्टेज पर क्यों अरेस्ट करते हैं? नहीं सर, माजरत के साथ देखें वो कॉल्स भी हमने सुनी है जो सैफुर रहमान साहब की थी, वो आपके इदारे में वो भी विक्टिमाइजेशन थी। सर मैं वो नहीं कह रही ना सर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना सर, मेरी गुजारिश सुन ले। मैं ये नहीं कह रही, व्हेन आई से यू, आई डोंट मीन यू एज एन इंडिविजुअल, आई मीन यू एज योर पार्टी। तो सबने फायदा उठाया इससे। मैं जरा आगा साहब की तरफ चलती हूँ। आप क्या सजेस्ट कर रही है? मैं सजेस्ट ये नहीं कर रही, मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रही। I am not suggesting this. I am suggesting that all governments have taken undue advantage of land. Undue advantage सबने लिया। I am not saying this. नहीं, पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसा नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ it is highly condemnable. I am not defending it in any way. But I am just saying कि जब अपने पे आता है तब जाके पता नहीं हमें क्यों याद आता है। That's all I'm saying. मारिया नहीं हुआ, एक भी ऐसा गलती नहीं। आपके दौर में हाँ ठीक है। I agree. कायर साहब I agree. आगा साहब की तरफ जाती हूँ। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नहीं था। नहीं पेट्रियट्स उस वक्त भी मेरा ख्याल है नहीं जुबैर साहब, उस वक्त भी पेट्रियट्स बनी थी, उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनी थी, उस वक्त भी चीजें की बात कर रहा हूँ 2004 मैं आप मुशर्रफ साहब की बात कर रहे हैं ना, तो मैं वो उसका आपको बात कर रही हूँ। साहब मुझे ये बताइए कि इस वक्त नैब जो है, नैब कहा जाता है एक ऑटोनोमस अदारा है, एंड दी ओनली जो आप इसमें जो भी रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। आप इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव से जो है वो कह रहे हैं कि आप इसका नोटिस लें। आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसके पीछे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इसको कंट्रोल कर रहे हैं? मारिया आपने मैं समझता हूं कि आपने गलत इसको असेस किया। मैंने ये नहीं किया कि कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसका नोटिस लें। नहीं, आपकी जमात की तरफ से आ रहा है, में जा चुके हैं सर, लेकिन आपकी जमात की तरफ से आ रहा है ना, ये मौकफ आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इसका नोटिस लें। आपकी जमात की तरफ से आ रहा है, लिया जाना चाहिए था उनको। अगर नहीं इसका मतलब अदालत में चले गए तो सर इसका मतलब है आपकी एक्सपेक्टेशंस प्राइम मिनिस्टर साहब से थी। ज़ाहिर है जो कोई इदारा अगर अबव द लॉ जाएगा, अपनी डोमेन से बाहर निकलेगा, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है कि सर, लेकिन वो ऑटोनोमस है ना, इदारा ऑटोनोमस है, इदारा ऑटोनोमस है। मैं डॉक्टर साहब एक आपको बात बताऊं, एक बात बड़ी आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी कि हमारे साथ किस दौर के अंदर ज्यादती नहीं हुई थी और किस दौर के अंदर इसी इदारे ने हमारे साथ ज्यादती नहीं की। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर मुन्ना सलाई को 8 माह जेल के अंदर रखा, तन्हाई के अंदर रखा, अजियत दी और कोई 1.5 साल वो मुकदमा जो है उसकी तफ्तीश करते रहे, अजियतें देते रहे और तलाशियां लेते रहे। क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने बर्दाश्त किया। हम वो लोग हैं जिन्होंने अच्छा मुझे, लेकिन कायरा साहब सॉरी आगा साहब इस वक्त ये बता दीजिए, आगा साहब सिर्फ इस वक्त ये बता दीजिए, आगा साहब क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस सब के पीछे हैं? क्या आप समझते हैं आपकी नाराजगी जो है वो आड़े आ रही है और इस वजह इस चीज की सजा मिल रही है, या आपकी जो रवाबित है डिफरेंट ऑपोजिशन जमातों के साथ, या आप उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह वो चाहते हैं? क्या आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, जाहिर है अगर हमजा को बुलाना होगा इजलास के लिए तो वो तो हम बुलाएंगे। अगर ये ख्वाजा अपना सलमान को बुलाना होगा तो बुलाएंगे, दीगर कोई क्या ये वजह बनी है? प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे नाराज हैं आपसे? वो प्राइम मिनिस्टर साहब नाराज हैं इस पे आपसे? क्या प्राइम मिनिस्टर या हुकूमती एहलकार नाराज हैं आपसे इन चीजों पर? ये देखें, ये तासर तो कायम हो रहा है ना जी, ये तासर तो कायम हो रहा है ना। लोग कोई अंधे बहरे गूंगे तो नहीं है ना, लोग जो बाशऊर लोग हैं, लोग चीजों को समझते हैं। जो लोग तो तासुर तो ये भी कायम हो गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको इसकी सजा दे रहे हैं, तासुर ये भी आ रहा है, सही तासुर है? ये सारी चीजें तासर के तौर पे तो है सामने, और जाहिर है जो लोग इस तरह सोचते हैं, जो शऊर रखते हैं, वो ये सारी बातें करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि एक ही अपना खतरा है इमरान खान को, वो ये है कि चौधरी अगर
पंजाब में वजीर आला बन गए तो उनके ऊपर भी हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी। लोग डराते भी हैं। ये सारी चीजें ये पब्लिक के अंदर मौजूद है ना। ये तासर कायम होता है कि जनाब ये चौधरीयों से इसलिए खौफजदा है कि ये एक पॉलिटिकल शख्सियत है और ये इनको काम। अच्छा, सिर्फ चले मैं क्विकली मैं जरा कायरे साहब की तरफ जा रही हूँ। सिर्फ ये बता दीजिए, आदमी की फलाह का जब से आगा साहब जब से ये हुआ है तब से प्राइम मिनिस्टर से कोई राब्ता हुआ है आपका? या आखिरी राब्ता जमात का कब हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब से बराह रास्त? राब्ता जो है, हम वैसे राब्ते वाले लोग हैं, हमें खुले आखिरी राब्ता कब हुआ है? हमने किसी के साथ राब्ते तोड़े नहीं। आखिरी राब्ता कब हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब से? पार्टी से तोड़े हैं नहीं, लेकिन आखिरी राब्ता कब हुआ आगा साहब? आखिरी राब्ता कब हुआ है? ये राब्तों की कमी तो पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से आपका तो बराह रास्त राब्ता था प्राइम मिनिस्टर साहब से आखिरी राब्ता। ये नहीं करते, ये सोलो फ्लाइट करते हैं अपने बगैर मुशावरत से। अभी लॉकडाउन की बात आप कर रही थी, तो आप लॉकडाउन देख लेना कि अगर मुशावरत की होती। चले आगा साहब, मैं फिर आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, मैं जरा कायरा साहब से क्विकली इसका रिस्पांस ले लूं। मुझे आगा साहब का जवाब देने दें। जी दीजिए। मारिया, मैं समझता हूँ ये इंडिपेंडेंटली अनफॉर्चुनेटली ऐसे टाइम के ऊपर ये चीज़ें आ रही हैं जो इस किस्म की परसेप्शन डेवलप हो रही है PMLQ के लीडरशिप के अंदर या मीडिया के अंदर कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने इस वजह से नाराज़गी इज़हार किया है। और स्पीकर एक इंडिपेंडेंट बंदा है और स्पेशली चौधरी परवेज़ लाई जो इतने सीनियर और बोल्ड जो है वो स्पीकर हैं, उसको किसी किस्म की डिक्टेशन की बात नहीं है। दूसरे बंदे को भी पता है कि कौन सा स्पीकर कितना डॉक्टर साहब यही कसूर है। मैं नहीं, जी कायरा साहब कसूर है, यही उनका कसूर है कि वो इंडिपेंडेंट माइंडेड है, उनको डिक्टेशन नहीं दी जा सकती। वो डिक्टेशन नहीं मान रहे, इसलिए तो नाराज हो गए खान साहब। मैं नहीं समझता उसके लिए ऐसे किस्म की ये एक परसेप्शन डेवलप हो रही है। आपको सवाल कर रही थी। जी कायरा साहब क्विकली, अब इसको जो है ये नैब हायर हुकूमत में एक आ जाता है जी, ये बेलगाम घोड़ा है, इसको बदलना है। अब आपकी और इस वक्त हुकूमत की जो बातचीत चल रही है वहाँ पे एक स्टेलमेट की कैफियत है। कहाँ कहीं ये भी बात हो रही है कि शायद क्विड प्रो को चल रहा है कि 18वीं तरमीम, नैब वगैरह वगैरह चेंजेस इसमें आ सकती हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पहली गुजारिश ये है कि 18वीं तरमीम नहीं, आइन है, वो आइन है पाकिस्तान के अंदर। तरमीम अगर किसी ने करनी है और वो फॉर द गुड ऑफ द कंट्री हो सकती है तो वो कोई बार्गेन की सूरत में नहीं होनी चाहिए। वो तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अगर कोई किसी के पास लॉजिकल रीजन है, हाँ, एक बात हमारी रेड लाइंस मौजूद है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक ऐसा इशू है, जब जब सेंट्रस्ट हुकूमतें आई, आमरीत आई, उसने वफाक को कमजोर किया और जो कौम परस्ती की तहरीकें उससे शुरू हुई, हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को। कायर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका, जुबैर साहब आपका और कामिल अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में देखते हैं कि हर हुकूमत जो है वो इस पे बात तो करती है कि नैब जो है बेलगाम घोड़ा है और नैब के कानून जो हैं वो तब्दील होने चाहिए, लेकिन क्या ये तब्दील होंगे या हर कोई इनको अपने लिए इस्तेमाल करेगा? विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।